हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है दोस्त। तो आज हम लोग देख रहे हैं दोस्त तुगलक वंश। अब तक हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश देख चुके हैं, सल्तनत काल और मध्यकालीन भारत इतिहास के अंतर्गत। तो आज का जो तीसरा टॉपिक है दोस्त, मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल का जो तीसरा टॉपिक है वो तुगलक वंश। इसके पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़े थे, गुलाम वंश के बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़े हैं दोस्त। अब हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं तुगलक वंश। तो दोस्त सबसे पहले थोड़ा थियरी जान लेते हैं कि तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए, क्या वहाँ की शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक स्थिति क्या था। तो आइए तुगलक वंश के बारे में थोड़ा थियरी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीवाई क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। महत्वपूर्ण बिंदु, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो उसकी माता हिंदू जाट महिला तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलवन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था। 29 अवसरों पर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्त, तो ये मलिक उल गाजी के नाम से मंगोलों को पराजित करने के बाद 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण उन्हें मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमीर खुसरो को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। कौन? तुगलक वंश का शासक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्त, ये देखिए 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक है दोस्त, अब आगे आइए देख लेते हैं आगे कुछ प्रमुख और बातें। ये गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया जा सकेगा। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलित रही। अलाउद्दीन के दंड की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वाले और चोरों को कठोर दंड दिए गए थे। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, आप इसको अंडरलाइन करके समझ सकते हैं। बर्नी ने क्या कहा है दोस्त? बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। और आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वह सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विद्या समेत अनेक विधाओं का निपुण था। कौन भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र एवं गणित आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ज्ञाता था भैया।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। आगे देखते हैं मित्र, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण है राजधानी पर दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के.एन. निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद देवगिरी को कुब्बत उल इस्लाम भी कहा गया। आगे देख लेते हैं, ये कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला है दोआब में कर विधि। क्या भैया? द्वार में कर विधि। दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना और तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का चलन और चौथा है खुरासान पर आक्रमण और पांचवा है दोस्त कराचील की ओर अभियान। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। इब्न बतूता 1333 से 1347 मोरक्को का मूल अफ्रीका का यात्री था। यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। तो दोस्त अभी क्वेश्चन पूछा गया कुछ दिन पहले कि चीन का सुल्तान बनाकर किसे भेजा गया, तो ये इब्न बतूता को भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत है, हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। आइए आगे कुछ जान लेते हैं प्रमुख बातें। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। तो ये है प्रमुख। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटी आलोचना की है। ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च और 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया। आगे देखते हैं दोस्त। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसे बेगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया जो गरीबों, मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह
तुगलक था, उसने दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं दोस्त तुगलक वंश के बारे में। फिरोज शाह तुगलक को दासों की बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोजपुर 40 मस्जिद फिरोज तुगलक 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की आगे देखते हैं दोस्त। मुख्य वास्तुकार था कौन था दोस्त? तो उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस सम पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 नहरों का निर्माण कराया था। ठीक दोस्त, उसने 5 नहरों का निर्माण कराया था। तो 5 नहरें कौन कौन थी? प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी की पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सल्तनत से घाघरा तक जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर और की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी नहर घाघरा से फिरोजाबाद तक थी दोस्त। और पांचवी यमुना नदी के फिरोजशाह तक थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों, 30 झीलों अथवा जल संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज तुगलक ने बागवानी में अपनी रुचि के कारण दिल्ली में 1200 नए फलों के बाग लगाए गए। अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया गया। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के कई उपाय किए थे। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते भैया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ टोपरा से अम्बाला जिले में से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोज शाह की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान वाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक
इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अगला शासक जो हुआ भैया वो नासिरुद्दीन महमूद। आइए और कुछ बातें जान लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक शासक बना। तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसने इसके शासन में ख्वाजा जहां ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिलजी खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजा। बाद में नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में यह कथन इस शासक के लिए प्रचलित है। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर के आक्रमण 1398 में दिल्ली की सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को नष्ट कर दिया। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना की 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने। तो इस तरह से तुगलक वंश का अंत हुआ। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण थियरी के महत्वपूर्ण पार्ट। अब कल हम लोग तुगलक वंश पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, PY क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कल हम लोग PY क्वेश्चन की श्रृंखला में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।